नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। दोस्तों, आज मैं ले चलता हूं आपको मेघालय की सैर पर। वह जो पहाड़ दिख रहा है वह मेघालय है। वहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। गुवाहाटी की भीड़ भाड़ भरे ट्रैफिक में रेंगती गाड़ी के चालक ने कहा। मैंने पूछा, जब अधिकांश गाड़ियां शिलोंग की तरफ जा रही हैं, सड़क भी एक ही है, तो आखिर मेघालय सीमा पर ऐसा क्या करिश्मा हो जाएगा? उन्होंने कहा, अरे वहां कोई गलत ओवरटेक नहीं करेगा, सब लेन से चलेगा। उधर का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। वाकई असम सीमा खत्म होते ही यूं लगा जैसे किसी स्कूल असेंबली की घंटी बज गई हो और उछल कूद शोर करते बच्चे अचानक पंक्तिबद्ध होकर चलने लगे हों। आरी तिरछी खड़ी मेटाडोर सीधी हो गई। दो बड़ी गाड़ियों के बीच नाक घुसेड़ती एक पुरानी मारुति अपने नाक सहित पीछे कतार में लग गई। सड़क से उतरकर हिचकोले खाती गाड़ियां सड़क पर आ गई। वादे के मुताबिक सब ठीक हो गया था। मैंने पूछा, अगर मेघालय में लेन तोड़ दें तो क्या जुर्माना लग जाएगा? क्या यहां पुलिस का डर है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, पुलिस तो हर जगह एक जैसा है। लाइन तोड़ने पर यहां का लोग आपको परेशान कर देगा, गाली देगा, हॉर्न बजाएगा। ना खुद लेन तोड़ेगा ना आपको तोड़ने देगा। यह बात शायद हर किसी के गले न उतरे, मगर भारतीय इस फेनोमेनन से खूब वाकिफ हैं। यहां 10 कोस पर लोग बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह फेनोमेनन अपने चरम पर होता है, जब एक ही भौगोलिक राज्य में दर्जनों सांस्कृतिक समूह दिखने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह एरिया खासी लोगों का है। यहां से शिलोंग और आगे तक अधिकतर लोग खासी है। सबसे ज्यादा वही लोग हैं। ये पहाड़ सब खासी पहाड़ है। उसने सुर्ख लाल पत्थरों और घनी हरियाली वाले पहाड़ों को दिखाकर कहा। हाँ, खासी, गारो, जैंतिया, ये नाम तो सुने हैं। मैंने कहा, गारो हिल्स तो पूरब की तरफ है। उधर थोड़ा तिब्बत कल्चर है। जैंतिया उधर बांग्लादेश की तरफ मिलेगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मैंने गौर किया कि घरों की ऊंचाई कुछ कम दिख रही है। अंदाजन 7-8 फीट ऊंचाई पर छत और 6 फीट ऊंचे दरवाजे। बनावट पहाड़ी इलाकों जैसी ही थी, मगर दूर से खिलौना नुमा रंग बिरंगे छोटे छोटे घर दिख रहे थे। अब सबका हाइट छोटा है तो घर भी छोटा छोटा है। यह टिप्पणी कुछ नस्लवादी सी लगी, मगर सहजता से कह दी थी। मेरा तो दरवाजे पर ही सर टकरा जाए। मैंने भी सहजता से कह दिया, नहीं नहीं, सर झुकाकर नहीं जाना होगा, आराम से घुस जाता है। आपके तरफ तो पंखा टांगते हैं ना, हवा चाहिए, इसलिए छत ऊंचा रखते हैं। अब यहां क्या जरूरत है? ये तो पहले से ठंडा है ना। यहां इतने पहाड़ हैं, बस्तियां हैं, मगर दूर दूर तक कहीं कोई मंदिर नहीं दिख रहा। असम में तो बहुत मंदिर थे। मंदिर है, बहुत कम है। आपको चर्च दिखेगा, ये क्रिश्चियन स्टेट है ना, इसीलिए। अंदाजा तो था, मगर नजर नहीं थी। देखा तो कोस कोस पर दूर दूर तक छोटे मझोले बड़े गिरजाघर और चैपल दिखने लगे, अलग अलग ईसाई पंथों के। बैप्टिस्ट, प्रेस्बाइटेरियन, कैथोलिक, चर्च ऑफ गॉड। इतने तरह के गिरजाघर तो मैंने यूरोप में नहीं देखे। इधर छोटा छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोल लेता है। यहाँ का जो भाषा है वो पढ़ने में भी इंग्लिश जैसा है। पहले बोलने का भाषा था, लिखने का नहीं था। लिखने के लिए तो मिशनरी लोग ही सिखाया ना, तो वो लोग इंग्लिश में सिखाया। जब मैंने मेघालय के तमाम बोर्ड पर रोमन में लिखे खासी भाषा की सूचनाओं के विषय में पूछा तो यह उत्तर मिला। एक अन्य व्यक्ति ने जोड़ा, चर्च यहां स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, बहुत सुविधा दिया, नहीं तो क्या था, सब जंगल था इधर। जंगल तो अभी भी है, मैंने दूर हाथ दिखाकर कहा। हाँ, अभी भी जंगल है, लेकिन गांव में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सब लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा। हाँ, साक्षरता तो 75% है, लेकिन ये मिशनरी लोग कब आए? इनको ब्रिटिश लेकर आए? मैंने उत्तर जानते हुए भी पूछ लिया।
हाँ, वही लोग लाया। एक फादर जोन्स था जो सबसे पहले इधर आया। किधर आया? शिलोंग? नहीं, वो सोहरा में आया। उधर से फिर पूरा मेघालय में घूमा। शिलोंग में भी है उसका चर्च। सोहरा? आपको सोहरा मालूम नहीं? फिर मेघालय कैसे आए? उन्होंने हंसकर कहा। मेरे चालक ने अपनी हंसी मिलाकर कहा, अरे आप लोग जिसको चेरापूंजी बोलता है उसी का नाम सोहरा है। अच्छा अच्छा, सोहरा को ही अंग्रेज चर्रा बोलने लग गए होंगे या चर्रा पूंजी बोलने लगे होंगे, मैंने तर्क लगाया। अब इतना मालूम नहीं, पता नहीं क्यों बाहर का टूरिस्ट लोग चर्रा पूंजी बोलता है, हम लोग इधर सोहरा बोलता है। शिलोंग से 1.5 घंटे दूर स्थित चेरापूंजी का नाम हमने जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ा था कि वहां सबसे अधिक बारिश होती है। इसमें एक और कौतूहल जुड़ गया। अब मुझे पहले वह गिरजाघर देखना था जहां से पूरा मेघालय ईसाई बनता गया। जब गिरजाघर ढूंढते हुए पहुंचा तो एक लाल रंग की इमारत थी जिसके दरवाजे पर 2 कुत्ते बैठे थे। यह लिखा था कि स्थापना 1846 ईस्वी में हुई। वहीं एक सफेद पट्टिका पर अंकित था कि पादरी थॉमस जोन्स 1841 में चर्रा आए और वह पहले मशीनरी थे। गिरजाघर के इतिहास में यह भी लिखा था, थॉमस जोन्स खासी पहाड़ियों में वर्षों घूमते रहे, वहां की भाषा सीखी और स्थानीय लोगों से घुल मिल गए। वह काश्तकारी यानी कारपेंट्री में निपुण थे। उन्होंने खासी भाषा में रोमन लिपि में लिखना शुरू किया और लोगों को यह लिपि सिखाई। उन्होंने बाइबल का खासी भाषा में अनुवाद कर इसका प्रचार किया और इस भाषा की पहली पुस्तक लिखी। वह खासी लिपि के पितामह कहे जाते हैं। यह प्रक्रिया जितनी सहज लगती है उतनी शायद न रही हो। क्या एक ईसाई मिशनरी खासी भाषा सीखकर कारपेंट्री करते हुए पूरे समुदाय को ईसाई बनाए गए? यह बात मुमकिन नहीं लगती, बशर्ते कि यह ऐसा प्रस्ताव हो जिसे ठुकराया न जा सके। इन उत्तरों को तलाशते हुए देखा कि कई छोटे टीलों पर ईसाई कब्र हैं जिन पर क्रॉस लगे हैं। वहीं कुछ टीलों पर क्रॉस के बजाय ऊंचे पत्थर टिका कर रखे हैं। मुझे लगा कि वह भी ईसाई कब्र ही होगी, मगर करीब जाकर देखा तो वह कुछ और ही निकला। खासी पहाड़ियों में बिखरी वे एकाकार शिलाएं एक खोई हुई संस्कृति की दास्तान कह रही थी। वे उन खासी और जैंतिया नायकों की स्मृति थी जो युद्ध लड़ते हुए मारे गए। जितनी शिलाएं उतने गुमनाम नायक। लिपि का क्या महत्व है? अगर चीजें लिखी न जाए तो क्या होगा? मुझे मेघालय में बिखरे उन कोरे सिलबट्टों की तरह स्मारकों को देखकर लिपि का स्पष्ट महत्व नजर आया। वे स्मारक पूरे मेघालय में बिखरे हैं और गिनती की जाए तो हजारों निकल जाएंगे। वे स्मारक वीर गति प्राप्त योद्धाओं और कबीलों के राजा रानियों के हैं, मगर उनके अंकित नाम या तिथि नहीं दिखते। अगर इतिहासकार उनका इतिहास दर्ज करना चाहें तो नहीं लिख सकते। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों या अंग्रेजों की हर कब्र, हर इमारत, हर स्मारक, हर गिरजाघर और उनके गजेटियर में भी सब दर्ज है। मैंने एक वीरान जीर्ण शीर्ण ईसाई चैपल देखा जिसकी पट्टिका पर धूल जम गई थी, मगर उनमें से नाम और तिथि झांक रही थी। लेकिन मेघालय के इतिहास में क्या वही नाम महत्वपूर्ण है? क्या खासी या जयंतिया अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानना चाहेंगे? क्या उन हजारों योद्धाओं में 10-20 नाम नहीं याद रखना चाहेंगे? क्या उनकी जयंती नहीं मनाना चाहेंगे? मुझे एक तिराहे के किनारे कुछ शिलाएं मिली जिसके आसपास एक कॉलोनी जैसी बस गई थी। उन शिलाओं को घेर दिया गया था। मैं एक लोहे के जंग लगे टूटे दरवाजे को जैसे तैसे धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। वह दरवाजा इस सख्ती से जम गया था जैसे महीनों से उसे खोला ही नहीं गया था। अंदर कुछ शिलाएं खड़ी थी और कुछ लिटा कर रखी थी। वहां भारतीय पर्यटन विभाग की एक पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, खड़ी शिलाएं पुरुष योद्धाओं की स्मारक हैं और लेटी हुई शिलाएं महिलाओं की। नार्तियांग स्थित सबसे ऊंची शिला जयंतिया राजा के युद्ध विजय की स्मारक है, जिसे उनके विश्वास पात्र सेनापति यूमार फालिंकी ने स्थापित किया। कम से कम मेरे लिए यह जानकारी तो नगण्य है। किस युद्ध में किन राजा ने कब विजय हासिल किया यह अंकित नहीं है। बाकी तमाम शिलाओं के विषय में कहीं कोई विवरण नहीं है। अगर ये महिलाएं भी युद्ध में शामिल थी तो वे कौन थी यह नहीं पता।
संभव है कि कहीं किसी किताब में या किसी अन्य स्थान पर कुछ दर्ज हो या मौखिक परंपरा में गुणगान हो रहे हों, लेकिन आप अगर यूरोपीय या ब्रिटिश स्मारकों को देखें तो हर युद्ध में मारे गए जनरलों, लेफ्टिनेंटों, कप्तानों के नाम लिख कर रख दिए जाते हैं। इंडिया गेट जैसे संगमरमरी दरवाजों पर सैकड़ों नाम हमेशा के लिए छप जाते हैं। आम पर्यटक भी पढ़ सकते हैं। शिलालेखों की परंपरा भारत के लिए कोई नई तो नहीं है। सम्राट अशोक के शिलालेख तो ईसा से सदियों पूर्व के हैं। लिपि का यह महत्व है। वे समय के पदचिन्ह हैं। मेघालय के उन यूमार फालिंकी का नाम उस बोर्ड से उठकर मेरी डायरी में आ गया और ऐसी कई डायरियों में आ चुका होगा। उन पर किताबें लिखी जाएंगी, फिल्म बन जाएंगी, गीत गाए जाएंगे, उनके नाम से चौराहे बनेंगे, नेता राजनीति करेंगे, समुदाय पर्व मनाएंगे। सब संभव है। जो गुमनाम रह गए उन्हें कौन याद करेगा। ऐसी ही कुछ शिलाएं मुझे एक पार्क में दिखी जिन्हें बेंच समझकर लोग बैठ गए थे और वहीं एक लेटी हुई शिला पर कटे हुए अनानास बिछाकर खा रहे थे। मैंने उन्हें बोर्ड दिखाकर अनुरोध किया, देखिए यह खासी वीर स्मारक है और मुझे इसकी तस्वीर लेनी है। वे 2 शिला खिसक कर तीसरी शिला पर अनानास खाने लगे। वहां अच्छी खासी भीड़ जमाई थी, मगर किन्हीं की रुचि उन स्मारकों में नहीं थी। वे तो उन स्मारकों से कुछ दूर घाटी से बांग्लादेश की तस्वीरें ले रहे थे। स्मारिका की पट्टिका से कहीं बड़ा बोर्ड इस बात का लगा था, आइए बांग्लादेश का पैनोरामिक व्यू देखिए। लोग टिकट कटाकर जलमग्न बांग्लादेश देख रहे थे। यह तो उन खासी योद्धाओं का भाग्य था कि उनकी शिलाएं कुछ छिटक कर थी, अन्यथा संभव है कि मेघालय घूमने आए पर्यटक उन शिलाओं के ऊपर चढ़कर बांग्लादेश की तस्वीर खींचते। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की है। उसके बाद क्रमशः मेघालय और मिजोरम है। सबसे छोटी सीमा असम से है। बरसात में बांग्लादेश का यह सीमावर्ती इलाका डूब जाया करता है। हिमालय की तराई में पहाड़ों से बहकर आती अनंत धाराएं नीचे उतरकर जम जाती हैं। दूर नाव चलाते बांग्लादेशियों की धुंधली झलकियां देखी जा सकती है। एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आया कि ठीक ठाक लंबी सीमा के बावजूद मेघालय में बांग्लादेशी बस्तियां क्यों नहीं नजर आती, जबकि असम, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल में तो बड़ी संख्या है। अब इधर का तो कल्चर अलग है, भाषा अलग है। बांग्लादेशी लोग आता जाता है मगर रुकता नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, इधर बाहर का लोग के लिए जमीन लेना बहुत मुश्किल है। जमीन चाहिए तो इधर का लड़की से शादी करना होता है, एक होटल कर्मचारी ने कहा। लड़की से शादी? हाँ, इधर उल्टा है। लड़का शादी के बाद लड़की के घर जाता है। प्रॉपर्टी सबसे छोटा लड़की को मिलता है। मतलब पिता की जमीन बेटे को नहीं मिलती। लड़के अपने ससुराल में घर जमाई बन के रहते हैं। हाँ, बहुत पहले से रूल है। इसलिए असम वालों के लिए भी मेघालय घुसना बहुत मुश्किल है। कुछ बंगाली लोग बहुत पहले आ गया या कोई नौकरी के लिए आ गया, फिर भी बाहरी लोग बहुत कम है। यहाँ की लड़की से शादी करने में खासी लोग रोकता है। जब बाकी इंडियन नहीं घुस पाता है तो बांग्लादेशी किधर से आएगा। अगर सरकार जमीन लेकर शरणार्थियों को बसाना चाहे, ऐसा अन्य राज्यों में होता रहा है। नहीं, गवर्नमेंट को भी बहुत मुश्किल से देता है। अभी पीछे आप देखा रोड कैसे घूम के गया। वो खासी लोग जमीन नहीं देता है, नहीं तो रोड सीधा जाता था ना। जमीन सब लड़की लोग के हाथ में है, अब वो लोग जमीन देता नहीं है। गाड़ी चालक ने अपना अनुभव कहा। पहले भी यह बात दिखी थी, मगर अब गौर किया तो वाकई हर दुकान पर स्त्रियां ही स्त्रियां नजर आने लगी। वे ही गल्ला संभाल रही थी। मैं पारंपरिक खासी परिधानों की एक दुकान पर रुका जो 3 युवतियां संचालित कर रही थी। कुछ महिला पर्यटक तस्वीरें खिंचवा रही थी। मेरे लिए कोई खासी ट्रेडिशनल ड्रेस मिलेगा? मैंने स्त्री परिधानों के मध्य पुरुष परिधान ढूंढते हुए पूछा। हाँ, मेल ड्रेस है, आप पहन कर देखेगा? उन्होंने खिलखिलाकर कहा। हाँ दिखाइए, अगर मेरे साइज का कुछ हो। उन्होंने एक मखमली कुर्ता और कुछ शॉल जैसा पहनाकर ऊपर चांदी की जंजीरदार बेल्ट और सर पर रंगीन पगड़ी बांध दी। पहले खासी लोग खरे सोने का बेल्ट पहनता था, उन्होंने तनकर कहा। सोने का? वह तो बहुत महंगा होगा। इतना धन कहां से आया? यहां बहुत पैसा है। सब अच्छा फ्रूट है, तेज पत्ता है, सुपारी है,
तरह तरह का मसाला है, पूरा इंडिया, चाइना, बर्मा सब जगह जाता है इधर का चीज, अभी भी जाता है। अच्छा, पहले वह पैसा सीधे आपके राजा लोगों के पास जाता होगा और बाद में ब्रिटिश लोगों के पास। मैंने खामखा इतिहास बोझ ठोका, लेकिन उसने बात पूरी होने से पहले हाथ में तलवार और ढाल पकड़ा दी। मैं फोटोशूट के लिए एक नकली खासी योद्धा बन चुका था। अच्छा, सुना है यहाँ की लड़की से शादी करने से उसका प्रॉपर्टी मिल जाता है, मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा। अरे इधर लड़की घर में नहीं बैठता है, 100% लड़की काम पर जाता है, सब संभालता है, उसने मूल बात टालकर कहा। लड़कियां काम करती है तो लड़के घर संभालते हैं या शराब पीकर पड़े रहते हैं, मैंने पूर्वाग्रही प्रश्न पूछा। नहीं, लड़का लोग काम करता है, घर में हेल्प करता है, बाहर बिजनेस करता है, खेत में काम करता है, घर बनाता है, टूरिस्ट गाड़ी चलाता है, पुलिस में जाता है, आर्मी में जाता है, उसने कुछ तल्खी से कहा। मुझे भी लगा कि शराब नशे वाली स्टीरियोटाइप बात नहीं करनी चाहिए थी। यह मातृवंशीय समाज व्यवस्था मिशनरियों की वजह से नहीं आई, बल्कि ऐसी व्यवस्था तो यूरोप में भी नहीं थी। यह स्थानीय संस्कृति थी जो पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी है। मेघालय में ईसाईकरण के बाद भी सदियों से चली आ रही यह संस्कृति कायम है। बांग्लादेश सीमा से पूर्व मैंने देखा कि सड़क किनारे पत्थरों से लदे दर्जनों ट्रक खड़े थे। मैंने तलब की तो कहा, यह सब पत्थर बांग्लादेश जा रहा है, अभी ईद की वजह से रुक गया है, ईद के बाद सब ट्रक निकल जाएगा। मेघालय की आय का यह स्रोत संभवतः प्राचीन खासी समुदाय के लिए नई चीज हो, पहाड़ काटकर पत्थर तोड़ना और ट्रक भर भर कर बांग्लादेश को बेचना। सब खत्म हो रहा है अभी। आप टूरिस्ट लोग सड़क किनारे हरा हरा पहाड़ देखता है, पेड़ देखता है, फोटो खींचता है, अंदर जाने से खाली पत्थर का फैक्ट्री सब दिखेगा। पहाड़ सबको मशीन से ब्लास्ट कर देता है, बड़ा बड़ा पहाड़ पत्थर का ढेर बन जाता है, एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा। इतने पत्थर का क्या करते हैं, मैंने पूछा। रोड, हाईवे, ओवरब्रिज। इधर बांग्लादेश में एक तरफ प्रकृति पहाड़ों से पानी बहाकर तराई जलमग्न कर रही है, दूसरी तरफ मानव उन पहाड़ों को काटकर सड़क और ओवरब्रिज बना रहा है।